Yes, good evening, all of you. Last lecture I started with मेरा लास्ट लेक्चर फर्स्ट लेक्चर था रिवीजन का. आई स्टार्टेड विद मई 2024 पेपर. आज भी हम लोग यही कंटिन्यू करेंगे. विल कंटिन्यू द सेम पेपर. सम मोर क्वेश्चंस. जस्ट एक मिनट वेट कर लेते हैं. लेट अदर स्टूडेंट्स आल्सो ज्वाइन. एंड देन वी विल स्टार्ट. And for today, I have already given in timetable that I'll be dealing with borrowing cost as well as AS2 joint product byproduct एंड फॉरेन ब्रांच. ये तीन चीज से मैं डील करूंगा आज. मैं ये तीन टॉपिक से डील करने वाला हूँ. वन इज बोरिंग कॉस्ट, अदर इज फॉरेन ब्रांच एंड AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट. उसका मैंने तुमको दो क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है. वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के दो क्वेश्चंस तुमको सबको करने चाहिए. चलो, ओके, वी कैन स्टार्ट. Now borrowing cost. Again, I am continuing with the same paper. It was a very good paper. प्लस ये वाला पेपर करते करते ना मैं बहुत सारे टॉपिक्स को टच कर लूंगा जो तुम्हारे रिवीजन हो जाएंगे. बिकॉज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस फिर एक एक टॉपिक नहीं करना चाहिए. मल्टीपल टॉपिक्स एक साथ होने चाहिए. तो एक डायरेक्टली पेपर पिकअप करने का रीजन एक ही है कि काफी सारे टॉपिक्स एक साथ तुमको रिकैप हो जाएंगे. नाउ दिस पेपर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1. बट तुम बोलोगे सर यहाँ पे पार्ट 2 लिखा हुआ है. अरे वो पार्ट 1 उसमें चला जाता है एमसीक्यूज में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. बिकॉज 30 मार्क्स का एमसीक्यूज आता है ना. और जो स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट अच्छे से आता है उनको एमसीक्यूज में कोई तकलीफ नहीं होती है. दे डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन एमसीक्यूज, डीलिंग विद एमसीक्यूज. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन से हम लोग डील करते हैं. लुक एट दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू. नाउ क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुकना. या ना लिसन. सो जो पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 इज फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. 30 मार्क्स का एमसीक्यूज आता है, वो उसके लिए है. और वो भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है. इफ यू नो द सब्जेक्ट, दोस क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस. तो कोई उसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती है. नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. मैंने बोरिंग कॉस्ट में तुमको स्पेसिफिक बोरिंग्स और जनरल बोरिंग्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था और एकदम ठोक बजा के सिखाया हुआ है कि स्पेसिफिक बोरिंग्स और जनरल बोरिंग्स क्या होते हैं. अरे स्पेसिफिक बोरिंग्स का जो इंटरेस्ट है वो हमको कैपिटलाइज करना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टेकन टिल द डेट एसेट इज क्वालिफाइंग एसेट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज. एक बार क्वालिफाइंग एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज हो गया, वंस क्वालिफाइंग एसेट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, तो फिर उसके बाद में अपने को बोरिंग कॉस्ट ऑन, क्या बोलते हैं ना, बोरिंग कॉस्ट ऑन इवन ऑन दिस एसेट, क्या बोलते हैं उसको, बोरिंग कॉस्ट
ऑन स्पेसिफिक बोरिंग्स, बोरिंग कॉस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग्स भी जनरल बोरिंग्स माना जाएगा और उसको भी हम लोग पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे. सो स्पेसिफिक बोरिंग्स का कॉस्ट, स्पेसिफिक बोरिंग्स का कॉस्ट, that is interest cost, will be capitalized from the date loan is taken till the date asset is ready for its intended use. और in between अगर कुछ भी अपने पास इनकम जनरेट होती है टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स, तो वो अपने को माइनस कर देना है और नेट इंटरेस्ट कॉस्ट को ही कैपिटलाइज करना है. बट एसेट रेडी फॉर यूज हो गया, उसके बाद में स्पेसिफिक बोरिंग्स भी जनरल बोरिंग्स के तरह ही ट्रीट होगा. इवन स्पेसिफिक बोरिंग्स का भी जो ट्रीटमेंट होगा ना, वो जनरल बोरिंग्स के तरह ही होगा और हम लोग उसको भी पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे. ये मैंने सिखाया हुआ है सब लोगों को. लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन वंस. एक बार हम लोग ये क्वेश्चन गो थ्रू करते हैं. लुक एट हियर. ऑन 1 April 2023, ग्रीन लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग. और ये ऑफिस बिल्डिंग एक क्वालिफाइड एसेट है. इट इज अ क्वालिफाइड एसेट. द लैंड अंडर बिल्डिंग इज रिगार्डेड एज अ सेपरेट एसेट एंड इज नॉट पार्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट. फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, द कंपनी रेज्ड अ स्पेसिफिक लोन ऑफ 14 lakhs. देख लो बच्चों, स्पेसिफिक लोन दे दिया है 14 lakhs का एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम. तो ये जो स्पेसिफिक लोन है ना, फ्रॉम द डेट एसेट इज रेडी फॉर इट्स यूज टिल द डेट, आई मीन फ्रॉम द डेट द लोन इज टेकन टिल द डेट द एसेट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, पूरा का पूरा इंटरेस्ट इसका कैपिटलाइज होगा. फिर उसके आगे दिया हुआ है an interest income of 15,000 was earned on this loan and it was held in anticipation of payments. When it was held in anticipation of payments का मतलब है पेमेंट्स जब भी आएगा तब हम लोग करेंगे ना, ये खर्चा करेंगे. उसके पहले अगर पैसा पड़ा है तो हम लोग ने टेम्पररी इसको इन्वेस्ट कर दिया था और ये टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स पे 15,000 की इनकम जनरेट हो गई. तो ये तो हो गया स्पेसिफिक लोन. और स्पेसिफिक लोन सबको मालूम है, फ्रॉम द डेट लोन इज टेकन फ्रॉम द डेट टिल द डेट एसेट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, हम कैपिटलाइज करेंगे. फिर आगे, द कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑन 1 April 2023 वेर एज फॉलोज. कंपनी के पास दो आउटस्टैंडिंग लोन्स है, एक 20 lakhs का और एक 30 lakhs का. 15% एंड 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 15% एंड 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है. आगे, the construction of building started on 1 April 2023. On 31st January when it was ready for its intended use. ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ 1 April को and it was completed on 31st January 24. 31st January 24 को ये कंप्लीट हो गया. इसका मतलब है ये साल में ही अपने बिल्डिंग रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज हो गई है. Up to the date of completion of building, the following payments were made to contractor. क्या क्या पेमेंट किया हम लोग ने कॉन्ट्रैक्टर को? 1 April को we paid 4 lakhs, 1 August 10 lakhs, 1 December 25 lakhs और जिस दिन कंप्लीट हुआ ना उस दिन भी 5 lakhs का पेमेंट किया हम लोग ने. उस दिन भी 5 lakhs का पेमेंट हुआ है. चलो फिर उसके आगे देखते हैं. On that date also we made a payment of 5 lakhs. What else is given? The life of building is estimated to be 20 years and depreciation is calculated on straight line method. Depreciation is calculated on straight line method. You are required to calculate the amount of borrowing cost to be capitalized. Pass initial journal entry to recognize the cost of building and depreciation on building for the year ended 31st March 24 and carrying amount of building as on 31st March 2024. ये उनकी रिक्वायरमेंट है. Yes, I hope everyone has understood this question because this is not a difficult question to be done. ये कोई difficult question नहीं है करने के लिए. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? First of all, what we are going to do? अरे सबसे पहले हम लोग करेंगे
वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, बिकॉज मेरे पास दो नॉन स्पेसिफिक लोन्स है। जब अपने पास एक से ज्यादा नॉन स्पेसिफिक लोन्स होते हैं तो हम लोग वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट वर्कआउट करते हैं। लिखो, सॉल्यूशन बनाएंगे, राइट ऑफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर पार्ट टू, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 1, क्वेश्चन नंबर 1A। बच्चों, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1A। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पॉइंट 1, ये जो दो नॉन स्पेसिफिक लोन्स है ना, इसके लिए हम लोग वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालेंगे। वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट इज इक्वल टू total of interest upon total of interest upon total of borrowings into 100। now total of interest अपने पास है 20 lakhs into 15%, plus 30 lakhs into 8%, सब लोग कैलकुलेटर हाथ में रखना। अपॉन 20 lakhs plus 30 lakhs, into 100, into 100। एक स्टेप मेरे को आगे चाहिए। 20 lakhs का 15%, it's 3 lakhs, and 30 lakhs का 8%, it's 2,40,000 upon 50 lakhs, upon 50 lakhs into 100, so 5,40,000 divided by 50 lakhs, it's 10.8%, am I correct? So जब एक से ज्यादा नॉन स्पेसिफिक लोन्स होते हैं तो हम लोग वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं। व्हेन वी हैव मोर देन वन नॉन स्पेसिफिक लोन, सो वी कैलकुलेट वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। चलो, फिर उसके बाद नंबर बी, इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। सेकेंड, अब वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे। इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड as per AS 16, interest cost to be capitalized as per AS 16। हाँ, अभी कितना इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे ना एज पर AS 16। बाय द वे, दिस इज माय लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2। जरा मेरे को 1 मिनट दे दो खाली।
Yes, this is our lecture number 2. Now interest cost to be capitalized. पहले स्पेसिफिक लोन्स का तो पूरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। और देखो स्पेसिफिक लोन है कितने का अपने पास स्पेसिफिक लोन्स है 14 lakhs का। 14 lakhs का अपने पास स्पेसिफिक लोन्स है। और इसमें 14 lakhs पे जो भी इंटरेस्ट लगेगा ना, टिल द डेट, टिल 31 जैन, क्योंकि 1 अप्रैल से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और 31 जैन को हमारी बिल्डिंग रेडी हो गई है। लेकिन ये 15,000 का इंटरेस्ट जो है ना, ये माइनस हो जाएगा। तो चलो पहले स्पेसिफिक लोन्स लिखो यहाँ पे नीचे। नंबर 1, स्पेसिफिक बोरोइंग्स। देख लो तुम्हारे एक्सपेंडिचर क्या क्या लगे हैं। 1 अप्रैल को ये 4 lakhs का जो एक्सपेंडिचर लगा है, डेफिनेटली ये तो पूरा स्पेसिफिक बोरोइंग से ही हुआ होगा। सो 1 अप्रैल 23 till the date of completion 31st Jan 24। भले ही ये 10 months है, लेकिन ये 4 lakhs पे इंटरेस्ट का रेट है स्पेसिफिक बोरोइंग्स का 12%। दिस इज 12% यू विल टेक from the date loan is taken. So loan is taken on 1st April until the date of completion. कंप्लीशन हम लोग ले रहे हैं, कंप्लीशन डेट ले रहे हैं 31 जैन, दिया हुआ है प्रॉब्लम में। सो इंटू 10/12 इंटू 10/12, सो 4 lakhs इंटू 12% इंटू 10/12, दैट कम्स टू 40,000 रुपीज। और फिर अरे मेरे पास टोटल स्पेसिफिक लोन्स 14 lakhs है। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर 1 अगस्त को 10 लाख किया ना, तो जब तक वो 14 lakhs कंप्लीट नहीं होता ना, तब तक मैं जनरल बोरिंग्स को हाथ ही नहीं लगाऊंगा। सो ये 10 lakhs 1 अगस्त 23 and the date of completion is 31st Jan 24। ये लो, ये 10 लाख मिला के अब स्पेसिफिक लोन कंप्लीट हो रहा है इंटू 12%। मैं अगस्त से डेट नहीं लूंगा, भले ही यहाँ पे एक्सपेंडिचर 1 अगस्त से लेके 31 जैन तक हुआ है, लेकिन मैंने तुम लोगों को स्पेसिफिक लोन्स के लिए समझाया हुआ है। स्पेसिफिक लोन्स के लिए फ्रॉम द डेट लोन इज टेकन, तुमने लोन 1 अप्रैल को लिया था, 1 अप्रैल से लेके टिल द एसेट इज रेडी फॉर यूज, तो अगस्त से मत काउंट करना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन नहीं, फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स। सो ये भी पूरे 10 मंथ्स का आएगा। यही तो चेंज है प्रॉब्लम में, जहां पे सब लोग गड़बड़ कर देंगे। स्पेसिफिक लोन फ्रॉम द डेट लोन इज टेकन टिल द डेट एसेट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। सो भले होगा 1 अगस्त से, एक्सपेंडिचर तुमने 1 अगस्त से किया रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट जो कैपिटलाइज होगा वो पूरा का पूरा डेट ऑफ लोन टेकन से। सो राइट डाउन, कितना अमाउंट कितना है, 10 lakhs इंटू 12% इंटू 10/12, 10 months। बस यही तो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें स्पेसिफिक बोरिंग्स के लिए। और एक टेम्पररी इनकम जनरेट जो हुई है ना, ये 15,000 की टेम्पररी इनकम, ये माइनस कर देंगे। माइनस टेम्पररी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। So specific borrowing cost will be 1,25,000। चलो अब आगे बढ़ेंगे जनरल बोरोइंग्स। रिगार्डिंग जनरल बोरोइंग्स,
अभी नेक्स्ट एक्सपेंडिचर कभी किया देख लो, नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इनकर किया है 1 दिसंबर को 25 lakhs का, तो ये देख लो 14 lakhs का स्पेशल जो स्पेसिफिक लोन था ना, वो तो ये 14 lakhs में यूज हो गए। अब ये 25 lakhs जनरल बोरिंग से लेंगे 1 दिसंबर से, 1 दिसंबर 23 से 31 Jan 24, 25 lakhs का एक्सपेंडिचर इनकर किया है और ये जनरल बोरिंग से है। अब जनरल बोरिंग्स में दो जनरल बोरिंग्स है, तो मैंने दोनों को कंबाइन करके उनका सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया है। सो मैं तो यही बोलूंगा कि टोटल मेरे पास जो जनरल बोरिंग्स है वो 50 लाख की है। वो 50 लाख से मैं कोई पहले वाला नहीं, ये नहीं बोलोगे ये 20 लाख से यूज किया या ये 30 लाख से, मैंने 50 लाख से यूज किया है 25 lakhs, और ये उनकी कंबाइंड रेट है। दिस इज देयर कंबाइंड रेट, ठीक है ना। सो एक बार ये क्या है ना, प्रॉब्लम करते करते ना सबका जनरल बोरिंग स्पेसिफिक बोरिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है फिर से एक बार रिकैप भी हो जाता है। सो 25 lakhs इंटू 10.8, दोनों की कंबाइंड रेट है 10.8, इंटू जनरल बोरिंग्स में जिस दिन लोन यूज किया उस दिन से लेके डेट ऑफ लोन टेकन, आई मीन द लोन यूटिलाइज्ड, द डेट ऑफ लोन टेकन नहीं, द डेट ऑन विच लोन इज यूटिलाइज्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट। सो हमने 1 दिसंबर को लोन यूटिलाइज किया है, वहां से लेके टिल द डेट एसेट इज रेडी फॉर यूज। तो एसेट रेडी फॉर यूज कब तक है? 31 Jan। तो दिसंबर एंड जैन सिर्फ 2 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा इंटू 2/12। सो 25 lakhs इंटू 10.8% इंटू 2/12, 2/12 दैट्स ओनली 45,000, 45,000। और एक एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो तो डेट ऑफ कंप्लीशन के दिन ही किया है ना। अरे डेट ऑफ कंप्लीशन के दिन ही है, तो कोई सेम डेट पे किया तो इस पे कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं आएगा। थोड़ा सा पहले किया होता तो 1 Jan को किया होता तो 1 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर देता था मैं। सो आई विल नॉट टेक दिस 5 lakhs। 5 lakhs का लोन इज यूटिलाइज्ड ऑन द डेट ऑन व्हेन द एसेट वाज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। तो मैं क्या इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं, क्योंकि इंटरेस्ट तो क्वालिफाइंग एसेट पे कैलकुलेट होता है। उस दिन तो वो रेडी टू यूज एसेट बन गया था। चलो ये आ गया अपना interest cost to be capitalized, 1,25,000 plus 45, this is 1,70,000, 1,70,000 interest cost to be capitalized। इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, ये उनका पहला क्वेश्चन है, उनकी पहली रिक्वायरमेंट यही है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। तो मिल गया 1,70,000। पास इनिशियल जर्नल एंट्री टू रिकॉग्नाइज कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। पहले मैं कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग फाइंड कर लेता हूं और फिर उसके बाद एंट्री पास कर लेता हूं। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में दो चीज आएगा, वन इज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और फिर जो बोरिंग कॉस्ट है वो। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये जो एक्सपेंडिचर इनकर किया है ना, ये पूरा पूरा एक्सपेंडिचर 4 lakhs plus 10 lakhs plus 25 plus 5, 4 plus 10 plus 25 plus 5, लिखोगे 4 lakhs plus 10 lakhs plus 25 lakhs plus 5 lakhs।
कितना हो गया 14, 14 प्लस 5 19, 19 and 25. So 4 lakhs plus 10 lakhs plus 25 lakhs and plus 5 lakhs. 44 lakhs हो गया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. 44 lakhs is construction cost. और इसके साथ में इंटरेस्ट कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट, borrowing cost capitalized 1,70,000. So this is 45,70,000. So this is the cost of building. उनकी सेकेंड रिक्वायरमेंट ये थी, पास इनिशियल जर्नल एंट्री चाहिए उन लोगों को, उनको जर्नल एंट्री चाहिए. सो नीचे लिख दो एंट्री, पॉइंट नंबर सी में ही लिख देंगे एंट्री. थ्री लाइन्स, थ्री लाइन्स. इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन लिखोगे. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, $45,70,000, 45,70,000 being cost and borrowing cost. Being cost and borrowing cost capitalized. ये लो, और एक रिक्वायरमेंट हमने उनकी पूरी कर दी. नाउ द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज डेप्रिसिएशन. उन्होंने लाइफ ऑफ बिल्डिंग बताई है 20 years. यू कैन सी हियर द लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 20 years. और बिल्डिंग रेडी कभी हुई है 31 Jan को. तो ये साल में तो फेब और मार्च 2 महीने का ही डेप्रिसिएशन आएगा. सो नंबर सी के बाद लिख दो नंबर डी, depreciation for the year ended March 31, 2024. For the year ended 31 March 2024. अभी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है. पहले तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है 45,70,000. They have not given any scrap value and life of asset is 20 years. तो इसको हमको, इससे हमको ईयरली डेप्रिसिएशन मिल जाएगा. जो भी ईयरली डेप्रिसिएशन आएगा इंटू 2/12 हमको पर ईयर का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा. उसमें से ये साल का 2 महीना चाहिए. सो 45,70,000 डिवाइड बाय 20 years इंटू 2 डिवाइड बाय 12, 30,000, 38,083.
38,083। और लास्ट उनको चाहिए एसेट की वैल्यू एंड ऑफ द ईयर में। एसेट की वैल्यू चाहिए उनको एंड ऑफ द ईयर में। एंड ऑफ द ईयर की एसेट की वैल्यू। नाउ एसेट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। चलो ये भी चेक कर लेते हैं। बिल्डिंग, कॉस्ट 45,70,000 माइनस डेप्रीसिएशन 38,083। So 45,31,917। 45,31,917। ये लो, सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स मैंने पूरे कर दिए। और ये कोई नया क्वेश्चन नहीं था, ऐसे हमने बहुत क्वेश्चंस किए हुए। वी हैव डन मेनी सच क्वेश्चंस। क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए। सो दिस इज कैरिंग अमाउंट। एज ऑन 31 मार्च, जिन बच्चों ने मेरी बात सुन के आज के लेक्चर के लिए प्रिपरेशन किया था, जिन्होंने मेरी बात सुनी थी और उन्होंने प्रिपरेशन किया था, मैंने तुमको बोरोइंग कॉस्ट प्रिपेयर करने के लिए बोला था, मैंने तुमको फॉरेन ब्रांच प्रिपेयर करने बोला था, और एक जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का प्रॉब्लम बोला था। तो उनके लिए तो ये क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन है। और ये कितने मार्क्स के लिए आया हुआ है देख लो। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर आई थिंक 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये देखो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये पेपर को तुम डिफिकल्ट बोलते हो। इवन जो एमसीक्यूज का पार्ट था वो भी डिफिकल्ट नहीं था, उसमें वो आ गया था, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स था। इट वाज नॉट डिफिकल्ट पेपर। तुम्हारे प्रिपरेशन स्ट्रांग चाहिए, प्रिपरेशन स्ट्रांग चाहिए, तो फिर ये पेपर्स डिफिकल्ट नहीं लगते अपने को। चलो ये हो गया कंप्लीट। उनके सारे रिक्वायरमेंट्स हमने पूरे कर दिए। लास्ट उनको कैरिंग अमाउंट चाहिए थी, वो भी कर दी। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना मेरे पास, वो है AS2 का वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। जिन बच्चों ने जेन्यूनली आज घर पे प्रॉब्लम सॉल्व किया है, मैंने जॉइंट प्रोडक्ट का एक प्रॉब्लम दिया था जिसमें सिर्फ जॉइंट प्रोडक्ट्स थे, और दूसरे वाले प्रॉब्लम में जॉइंट प्रोडक्ट के साथ बाय प्रोडक्ट भी था, जॉइंट प्रोडक्ट के साथ बाय प्रोडक्ट भी था। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन तुमने जो सॉल्व किया था ना, ये एग्जैक्टली वैसा प्रॉब्लम है, ये एग्जैक्टली वैसा ही प्रॉब्लम है। सो हम लोग ने जो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का, एग्जैक्टली वैसा ही है। सो जो मैंने तुम लोगों को पहले 2 क्वेश्चंस करवाए, ये सेकंड क्वेश्चन जैसा है। और ये भी कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स। 7 + 7 अगर 14 मार्क्स। तुमको पहले 2 क्वेश्चन ही दे देता है तो कहाँ डिफिकल्ट रहना चाहिए पेपर। पेपर कोई डिफिकल्ट नहीं है। मेरे को ईमानदारी से बताओ, अभी जितने बच्चे लोग ने ज्वाइन किया है, सबने किया है क्या ये वाला? आज ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जो मैंने बोला था, कंप्लीट करके असाइनमेंट्स अपलोड करो। हैव यू ऑल डन इट और नॉट? कितने लोगों ने किया? यस या नो बता दो मेरे को। ठीक है, अभी मेरा मूड अच्छा है तो नो भी बोलोगे तो अभी मैं गुस्सा करने वाला नहीं हूं। यू ऑल हैव डन? यहाँ लिखते समय तो सब यस यस ही है। जिसने नहीं दिया उसको भी लिखना पड़ेगा। ओके, कनक वॉज द फर्स्ट वन, उसका सबसे पहले आया था। ओके, ग्रेस आई डिडंट रिसीव्ड येट। अभी अपलोड किया होगा तो पता नहीं, मेरा लाइव सेशन शुरू हो गया अभी। चलो जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, ये बेवकूफ वालों बात नहीं करनी चाहिए। ग्रेस
ऐप में रेगुलरली मेरा मैसेजेस आता है, कहाँ पे वीडियो है, किधर अपलोड करता हूँ, सब मैं लिखता हूँ. इफ यू आर अनअवेयर अबाउट इट, तो उसको बोलते हैं आवरा बावरा कंडीशन, कि अपने को कुछ मालूम ही नहीं है आजू बाजू में क्या चल रहा है. मैंने कहा वीडियो रखा है, क्लियरली आई हैव सेड. हाँ, वीडियो में पूछ रहा हूं, हैव यू सीन. वीडियो पे क्वेश्चन मार्क करके तुम मेरे को भेजोगे तो इसका मतलब है वीडियो कहां पे था, इसका मतलब ये होता है. इफ यू हैव डन दैट, उसका असाइनमेंट अपलोड करना चाहिए, अदरवाइज आई डोंट कम टू नो वेदर यू पीपल हैव डन और नॉट. चलो, अभी मेरे को ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है ना, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट पे तुमको एक छोटा सा नोट लिखाना है, और फिर मैं ये प्रॉब्लम रीड करके सॉल्व करना चालू करूंगा. I will give a small note on treatment of joint product and treatment of byproduct. क्वेश्चन नंबर बी के पहले देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर बी. क्या होता है ना, जॉइंट प्रोडक्ट कभी भी हो ना अपने पास, तो जॉइंट प्रोडक्ट बनने तक जॉइंट कॉस्ट लगता है, और वो जो जॉइंट कॉस्ट इनकर होता है ना, उसको हमको सेल्स वैल्यू के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. बट सेल्स वैल्यू ऑफ यूनिट सोल्ड नहीं, यूनिट्स प्रोड्यूस, जितने तुमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं इनटू सेलिंग प्राइस कर लो, और जो तुमको सेल्स वैल्यू मिल जाएगा यूनिट्स प्रोड्यूस का, उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बाइफरकेट करोगे. सो लिखो नंबर पहले, पॉइंट नंबर, ये क्वेश्चन नंबर बी मत लिखो, पहले एक हेडिंग दे दो, ट्रीटमेंट ऑफ joint product, joint products and byproducts. मैंने लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा है जॉइंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स क्या होता है. सो लिखो, एज पर, सबसे पहले इसके नीचे हेडिंग दे दो, जॉइंट प्रोडक्ट्स. तुम हर दिन मेरे लेक्चर में कुछ ना कुछ एडिशनल सीखोगे. सो ये लेक्चर्स रिपीटेशन नहीं होंगे, ये एडिशन टू नॉलेज होगा, एंड विच विल बी वेरी यूजफुल इन एग्जामिनेशन. लिखो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS2, as per the provisions of AS2, allocation of joint cost, allocation of joint cost over joint products, allocation of joint cost over joint products should be made, should be made in the ratio of sales. लेकिन सेल्स एट सेपरेशन पॉइंट, ये मैंने लिखवाया भी था तुमको, मैंने ये लेक्चर में भी लिखवाया तुमको. सेल्स एट सेपरेशन पॉइंट, रेशियो ऑफ सेल्स एट सेपरेशन पॉइंट. हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू सेलिंग प्राइस, और जो मिल जाएगा उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. एंड रिगार्डिंग द बाय प्रोडक्ट्स, अरे बाय प्रोडक्ट्स को तो हम लोग जॉइंट कॉस्ट से माइनस कर देंगे, और फिर नेट जॉइंट कॉस्ट का सेम ट्रीटमेंट, नेट जॉइंट कॉस्ट का सेम ट्रीटमेंट. सो लिखो, एज पर द प्रोविजंस
as per the provisions of AS2, net realizable value net realizable value of byproducts will be reduced from joint cost. अंडरलाइन करना, क्या रिड्यूस करने के लिए बोला है मैंने? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी. एनआरवी तुमको मालूम है, सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल इट. ये हम लोग रिड्यूस कर देंगे. और बाय प्रोडक्ट्स विल बी रिड्यूस फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट, एंड नेट जॉइंट कॉस्ट and net joint cost will be treated in the same way as mentioned in point 1 above. As mentioned in point 1 above. ये लो, मैंने जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट पे एक छोटा सा तुमको पॉइंट दे दिया. अब इसके बाद में मैं ये प्रॉब्लम रीड कर रहा हूं. तुम लोग नोटिस करोगे ये क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने करवाया था मेरे लेक्चर में जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के, एग्जैक्टली वही है ये. Wellware Limited is a textile manufacturing company and engaged in production of polyester P and nylon N. So दो प्रोडक्ट है, पॉलिस्टर एंड नाइलॉन. ये उनके दो मेन प्रोडक्ट है. तो जॉइंट प्रोडक्ट्स है. वाइल मैन्युफैक्चरिंग मेन प्रोडक्ट्स, अ बाय प्रोडक्ट फाइबर इज ऑल्सो प्रोड्यूस. देख लो, एक ये बाय प्रोडक्ट भी आ जाता है, फाइबर. द डिटेल्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एज अंडर. Details of cost of production is as under. Purchase of raw materials for manufacturing process. So ये purchase of raw materials है 30,000 units, 3,50,000. इसके साथ wages ऐड कर दो, इसके साथ फिक्स्ड ओवरहेड्स ऐड कर दो, वेरिएबल ओवरहेड्स ऐड कर दो, तो हमको मिल जाएगा जॉइंट कॉस्ट. ये दोनों का जॉइंट कॉस्ट मिल जाएगा. नाइलॉन और पॉलिस्टर का कितना हो गया? 350 प्लस 160, 3,50,000 प्लस 1,60,000 प्लस 120 प्लस 60, 1,20,000 प्लस 60. So 6,90,000 is the total joint cost. 6,90,000 को मैं बोलूंगा जॉइंट कॉस्ट. दिस इज जॉइंट कॉस्ट. हाँ, ये जॉइंट कॉस्ट आ गया. मैं इधर एक क्लोज कर देता हूं. ये जॉइंट कॉस्ट है अपना. इसके आगे जो इंफॉर्मेशन है, आउटपुट पॉलिस्टर 12,500 यूनिट्स प्रोड्यूस किया. इसके साथ अगर तुमने सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो अपने को यूनिट्स प्रोड्यूस का सेलिंग प्राइस मिल जाएगा. फिर नाइलॉन कितना प्रोड्यूस किया है, कितना यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स. इसके साथ भी सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट्स मिल जाएगा. और ये फाइबर का तो एनआरवी चाहिए मेरे को, जो मैं जॉइंट कॉस्ट से माइनस करूंगा. मेरा ऊपर 6,90,000 का जो जॉइंट कॉस्ट है उसमें से मैं माइनस करूंगा. रिगार्डिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास पॉलिस्टर की क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1,600 यूनिट्स, नाइलॉन 400 यूनिट्स,
और एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ पॉलिस्टर एंड नाइलॉन इज 160 पर यूनिट। एक मिनट, इनकी सेलिंग प्राइस दे दी है ना, तो इंटू 100, ये इंटू 100 और ये इंटू 60 है ना, 100 और 60, 12,500 इंटू 100, 12,500 इंटू 100, तो ये हो गया 12,50,000 सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, एंड दिस इज 6 lakhs, 6 lakhs। तुम्हारा जॉइंट कॉस्ट ये रेशियो में बाइफरकेट होगा, ये रेशियो में बाइफरकेट होगा जॉइंट कॉस्ट, लेकिन वो जो बाय प्रोडक्ट है उसकी एनआरवी माइनस करके। तो बाय प्रोडक्ट की एनआरवी के लिए दिया हुआ है ना, बाय प्रोडक्ट फाइबर इज सोल्ड फॉर 40 पर यूनिट, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 8,000 ऑन सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। आई एम नॉट कंसर्न, वो सेल्स 40 रुपीज में 8,000 होगा ही। आफ्टर इनकरिंग सेपरेट प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस 10,000 एंड पैकेजिंग एक्सपेंस। देखो ऐसे दो एक्सपेंसेस तुमने जो प्रॉब्लम किए थे ना, मैंने जो तुमको प्रॉब्लम करवाया तो उसमें भी था। तो ये 19,000 का प्रोसेसिंग और पैकिंग चार्जेस है। इसका मतलब है ये बाय प्रोडक्ट, ये जो 3,200 यूनिट्स है ना, इसको 40 से मल्टीप्लाई करो पहले। तो 3,200 इंटू 40, तो अपने को एनआरवी मिल जाएगा 1,28,000। वी गेट एनआरवी ऑफ 1,28,000, और उसमें से माइनस करेंगे 10,000 और 9,000 प्रोसेसिंग एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंसेस। सो सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड, तो हमको एनआरवी मिल जाएगा 1,28,000 में से माइनस कर दो 1,28,000 माइनस 19,000, ये लो 1,09,000 इज द एनआरवी, 1,09,000 इज द एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट। अब प्रॉब्लम एकदम सिंपल और स्ट्रेट हो गया है। ये 6,90,000 में से ये माइनस करो, 6,90,000 में से 1,09,000 माइनस करोगे तो नेट जॉइंट कॉस्ट मिलेगा, और वो जो नेट जॉइंट कॉस्ट है उसको ये रेशियो में बाइफरकेट कर देंगे, तो हमको सेपरेट कॉस्ट मिल जाएगा, सेपरेट कॉस्ट मिल जाएगा। अच्छा, साथ में एक और चीज है, 5,000 was realized from sale of scrap. This is other than byproduct. सेल ऑफ स्क्रैप तो हमारे फैक्ट्री कॉस्ट से माइनस होता ही है। On the basis of above information, you are required to compute value of closing inventory of polyester and nylon. हमको क्लोजिंग इन्वेंट्री पॉलिस्टर और नाइलॉन के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चाहिए। चलो, प्रॉब्लम दिमाग में फिट हो गया। देखो, क्वेश्चन नंबर बी है। पहले हम लोग जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। लिखो, कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। Calculation of joint cost, purchase of raw materials plus wages, fixed overheads or variable overheads, plus wages, fixed overheads and variable overheads. Purchase of raw materials 3,50,000 plus 160, 3,50,000, wages है 1,60,000, फिक्स्ड ओवरहेड्स है 120 और वेरिएबल ओवरहेड्स है 60, 1,20,000 and 60,000. This comes to 6,90,000
अब ये 6,90,000 में से एक तो माइनस करो सेल ऑफ स्क्रैप। अदर देन बाय प्रोडक्ट अपने पास एक सेल ऑफ स्क्रैप है। जो मैंने क्वेश्चन करवाया था ना, MNP ऐसे करके एक प्रॉब्लम था, MN या MNPN BP ऐसा कुछ तो कोई प्रोडक्ट था बाय प्रोडक्ट का, उसमें भी सेल ऑफ स्क्रैप था। दैट प्रॉब्लम आई डू इन CA फाइनल, सो वो मैंने तुमको भी करवा दिया। हाँ, सेल ऑफ स्क्रैप ये रहा 5,000 सेल ऑफ स्क्रैप, और एक NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट नाइलॉन। उसके लिए ये वर्किंग यहां पे लिख रखी है हमने, 3,200 इंटू 40, 3,200 into 40 is equal to 1,28,000 and minus 19,000 का ब्रेकअप है 10,000 and 9,000। minus 10,000 and 9,000, that comes to 1,09,000। So 1,09,000, ये लो यहां पे मेरे को मिल जाता है जॉइंट कॉस्ट, नेट जॉइंट कॉस्ट बोलूंगा मैं इसको। नेट जॉइंट कॉस्ट, ये तो मैं प्रॉब्लम डे वन से तुमको बोल रहा था मैं कराऊंगा जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का, बट एक तरीका होता है करने का। फर्स्ट वी शुड कंप्लीट एवरीथिंग एल्स, उसके बाद ये स्पेशल क्वेश्चंस पे आना चाहिए। तो एक बार हमने पहले सिलेबस कंप्लीट कर दिया, फिर हम लोग आ गए ये स्पेशल प्रॉब्लम्स पे। सो 6,90,000 माइनस 5,000 माइनस 1,09,000, 5,76,000 ये हो गया नेट जॉइंट कॉस्ट। नेट जॉइंट कॉस्ट, अब ये नेट जॉइंट कॉस्ट को हम लोग है ना, मेन जो अपने प्रोडक्ट है ना उनको सेलिंग प्राइस के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। सो लिखो नंबर 2, सेल्स वैल्यू ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। सेल्स वैल्यू ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, अपने पास दो प्रोडक्ट है, पॉलिस्टर 12,500 इंटू 100 और ये 10,000 इंटू 60। ये देख लो, ये रहा, इधर लिख के रखा है अपन ने, पॉलिस्टर 12,500 इंटू 100, पॉलिस्टर 12,500 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है, इंटू 100 गिव्स अस 12,50,000। और दूसरा क्या है पॉलिस्टर के बाद, नाइलॉन। अरे रे, वो बाय प्रोडक्ट नाइलॉन नहीं था, बाय प्रोडक्ट फाइबर था। ये बाय प्रोडक्ट नाइलॉन नहीं है, फाइबर है। फाइबर है, फाइबर लिखो। नाइलॉन तो मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है 10,000 इंटू 60, 6 लैक्स। 6 लैक्स, बस यही मेरा रेशियो हो गया, 12,50,000 डिवाइड बाय 6 लैक्स। 2 पॉइंट जाने दो ना, कौन डेसिमल में जाए, छोड़ो ना, डेसिमल में कौन जाना चाहता है, कैलकुलेटर अपने आप कैलकुलेट करेगा। ये लो, इसी को रेशियो बना लो, यही अपना रेशियो हो गया।
1250 इज इक्वल टू 600। बस वो जो 5,76,000 का जॉइंट कॉस्ट है ना, उसको ये रेशियो में डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट वर्किंग, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब अपना काम इजी हो गया। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री मैं क्या करूंगा, जो कॉस्ट है उसको एलोकेट करूंगा, डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा, कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड यूनिट, मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड यूनिट। लो तुमको मैं पहले पर्टिकुलर्स लिखवा देता हूं ना, तो पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूं। एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, हम जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर लेंगे, और एक बार जॉइंट कॉस्ट एलोकेट हो गया फिर डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो हमको मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। और एक बार कॉस्ट पर यूनिट मिल गया, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे अनसोल्ड यूनिट्स, बस आ गया आंसर। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आज लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में टेलीग्राम चैनल पे एक मैं और लिंक सेंड करूंगा AS2 के प्रॉब्लम के, दैट इज यूट्यूब लिंक। प्लीज वो प्रॉब्लम भी आज ही लेक्चर के बाद ही कंप्लीट करके ले लेना, कंप्लीट कर लेना, और इसी में एक एडिशनल क्वेश्चन बोल के ऐड कर लेना, क्योंकि अभी नेक्स्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ सकता है तो वो आ सकता है, मैं आज तुमको सेंड करूंगा। एंड प्लीज मेरी बात मानना, आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। आई हैव मेड लॉट ऑफ एफर्ट्स, तुमने भी बहुत मेहनत की है, तो ये वेस्ट नहीं जानी चाहिए। जो किया हुआ प्रयत्न है ना, वो विफल नहीं होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी वेस्टेड, यू शुड स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन कमिंग एग्जाम्स। चलो, हमारे दो प्रोडक्ट है, पॉलिस्टर एंड नाइलॉन। ये जॉइंट कॉस्ट है ऊपर 5,76,000 का जॉइंट कॉस्ट है, इसको हम लोग 5,76,000 का जो जॉइंट कॉस्ट है ना, इसको हम लोग 6,1250 इस टू 600 में एलोकेट करेंगे। 5,76,000 डिवाइड बाय 1,850, 3,89,189 चेक करो राइट है क्या, माइनस 5,76,000 186,811 डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस। तो यूनिट्स प्रोड्यूस तो यही है, ऊपर जो लिख रखा है ना, यही तो है, यही यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है। सो डिवाइड बाय 12,500 and 10,000, 389,189 divide by 12,500, you get 31.1351. Take all decimals, 13512, and this is 186, 811,
divide by 10,000 units, 18.6811. Into unsold units. Royston, I think I've written proper now. 1250 divided by 600 is to 600. It's proper. चलो फिर उसके बाद देख लो, तुम्हारे पास अनसोल्ड यूनिट्स ये रहा, क्लोजिंग इन्वेंट्री पॉलिस्टर 1600 and this is 400. 1600 and 400 into 400 gives you 7472. Now you can round off. And this is 31.13512 into 1600, 49,816. 49,816. ये लो, और एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया. अरे 7-7 मार्क के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आने लगे, देख लो. 7-7 मार्क के तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आने लग गए. पहले नहीं आते थे, पहले 4 मार्क 5 मार्क के क्वेश्चंस आते थे. 7 7 14. ठीक है ना. सो दिस इज डन. चलो ये हो गया अपना कंप्लीट. सो वी हैव डन 2 क्वेश्चंस, 49,816 एंड 7472. ये 2 क्वेश्चन हम लोग ने कर लिए. हमने कौन से 2 क्वेश्चन कर लिए? हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 के ए और बी दोनों प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर लिए. अब और एक प्रॉब्लम जो मैंने तुमको बोला था आज करने के लिए, एक तो बोरोइंग कॉस्ट था, वो हो गया. इन्वेंट्री वी हैव डन. एक मैंने ब्रांच अकाउंट्स करने के लिए बोला हुआ है. सो फॉर दैट गो टू क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 में था. कल हमने 6A का तो किया था लास्ट लेक्चर में. 6A किया था, B नहीं किया था. 6A में तो 2 चॉइस दिया था, वो दोनों ही हमने कर लिया था. और 6C ये ब्रांच का प्रॉब्लम है. दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ ब्रांच. फॉरेन ब्रांच है, इसको हमको ट्रायल बैलेंस बनानी है सिर्फ. देख लो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. सो आज हम लोग जो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, ऑलरेडी 7 + 7 14 मार्क्स तो कर दिया. और एक ब्रांच का प्रॉब्लम कर लेंगे तो 20 मार्क्स. और ब्रांच का मतलब है AS11. फॉरेन ब्रांच इज नथिंग बट AS11. सो आज का जो पूरा लेक्चर है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे ही है. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, फॉरेन ब्रांच. ऐसे वैसे मैं फॉरेन ब्रांच का एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं तुम लोगों को. फॉरेन ब्रांच का रिकैप ये है, मैंने जब फॉरेन ब्रांच तुम लोगों को करवाया था ना, अभी मैंने बताया था एक इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच होती है, एक नॉन इंटीग्रल. अगर इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच है तो उसमें मैंने कन्वर्जन के लिए तरीका बताया था. कन्वर्जन का तरीका क्या था इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच का? नंबर 1, इन केस ऑफ इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच, number 1, in case of integral foreign branch, all fixed assets will be converted at historical rate. That is the rate prevailing on the date on which fixed asset was purchased. अगर कोई depreciation है, accumulated depreciation, तो वो भी हिस्टोरिकल रेट पे होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन में फिक्स्ड एसेट्स का ही तो अमाउंट आता है. ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस के लिए मैंने बताया था एवरेज रेट. एंड करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज क्लोजिंग रेट. हेड ऑफिस अकाउंट जो ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट्स होगा, वो एचओ के बुक्स में जो ब्रांच अकाउंट होगा वही ले लेना. यहाँ पे रिकंसिलेशन आइटम्स का झमेला मत रखना. और गुड्स सेंड टू ब्रांच, वो गुड्स फ्रॉम एचओ है ना, वो जो एचओ ने गुड्स सेंड टू ब्रांच के लिए रुपीस में अमाउंट लिखा होगा वही लिख लेना. अब ये वाले प्रॉब्लम में स्पेशल क्या हो जाता है ना, ये प्रॉब्लम में स्पेशल आइटम्स जो है, ये प्रॉब्लम में आज जो स्पेशल आइटम है वो है क्लोजिंग स्टॉक. अरे हमने जो प्रॉब्लम्स किए थे ना, उसमें हमेशा क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में आता था और हम उसको क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करते थे.
क्यों क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करते थे क्लोजिंग स्टॉक को? ऐसा नहीं है क्लोजिंग स्टॉक एट क्लोजिंग रेट। स्टॉक का वैल्यूएशन पॉलिसी होती है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो वो मेरे को क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ डॉलर्स में दे देते थे एंड ऑफ द ईयर में, और वो कुछ बोलते ही नहीं थे कि ये कितने डॉलर्स में परचेज किया है। एंड ऑफ द ईयर में जो डॉलर शो कर रखा है वो कॉस्ट है या वो एनआरवी है, वो कॉस्ट है या एनआरवी। एक्चुअली स्पीकिंग मेरे को क्लोजिंग स्टॉक के लिए इंफॉर्मेशन जो उनको देनी चाहिए वो ये देनी चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक का मेरे को कॉस्ट देना चाहिए और क्लोजिंग स्टॉक का एनआरवी चाहिए एंड ऑफ द ईयर। लेट सपोज क्लोजिंग स्टॉक $1000 है, परचेज किया था $1000 में, और एंड ऑफ द ईयर में $1200, एनआरवी $1200, कॉस्ट एनआरवी। ये दोनों इंफॉर्मेशन चाहिए, ये दोनों इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मेरे पास। और ये उस दिन जिस दिन परचेज किया था ना, परचेज करने की स्पॉट रेट, ये स्पॉट रेट पे मैं निकालूंगा कॉस्ट और एनआरवी में निकालूंगा क्लोजिंग रेट पे। एंड ऑफ द ईयर में एनआरवी होता है क्लोजिंग रेट पे। तो मेरे को दोनों इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं कंपेयर करके बोलूंगा ना कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। वो मेरे को ये कुछ देते ही नहीं थे। जो अपने टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम्स है, जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस है, उसमें वो हमको जो क्लोजिंग स्टॉक डॉलर्स में देते थे वो एक्चुअली स्पीकिंग जो डॉलर्स में देते थे मैं यही मानता था कॉस्ट और एनआरवी जो भी उन्होंने वैल्यू दे रखी है, आई डोंट नो द कॉस्ट, आई डोंट नो द कॉस्ट, आई डोंट नो व्हाट इज एनआरवी। मेरे को वो सिर्फ डॉलर्स देते थे, इन्वेंट्री दिस मेनी डॉलर्स, उस पर मैं क्लोजिंग रेट अप्लाई करता था और मैं बोलता था यही मेरे इन्वेंट्री की वैल्यू है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम में मेरे को दोनों इंफॉर्मेशन है, जब दोनों इंफॉर्मेशन है तो मैं AS2 अप्लाई कर पाऊंगा। मेरे को अपने क्लास टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस प्लस मॉड्यूल के क्वेश्चंस, उनमें सब में क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग इन्वेंट्री का डॉलर्स देते थे या जो भी फॉरेन करेंसी में क्लोजिंग इन्वेंट्री देते थे, और मेरे पास सिर्फ क्लोजिंग रेट होती थी। वो मेरे को कॉस्ट एनआरवी उसकी सेपरेट इंफॉर्मेशन नहीं देते थे। लेकिन ये प्रॉब्लम में है तो मैं कॉस्ट भी कैलकुलेट कर पाऊंगा। जिस दिन परचेज किया था, कितने डॉलर्स में परचेज किया था, उस दिन की स्पॉट रेट क्या थी, एंड ऑफ द ईयर में एनआरवी क्या है और क्लोजिंग रेट क्या है, और मैं विच एवर इज लोअर ले लूंगा। बस इट इज एज सिंपल एज दिस। ये सीधा भी एग्जाम में आ जाए ना तो दिमाग चल जाना चाहिए, बट फिर भी हम लोग कर रही है एडजस्टमेंट। देखो क्या दिया है, स्मार्ट लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी, हैज इट्स ब्रांच एट न्यूयॉर्क। Following balances in respect of Smart Limited's USA branch office is provided. पहले डेबिट बैलेंसेस, एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, ये डॉलर्स में है, कैश एंड बैंक, डेटर्स, फिक्स्ड एसेट्स, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन दिया है तो हम लोग डेप्रीसिएशन भी निकाल लेते हैं ना। 34,200 इंटू व्हाट इज द रेट गिवन, 20% इंटू 20%, सो 6840। एक काम करोगे, फिक्स्ड एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, डेप्रीसिएशन 6840 का तो डेप्रीसिएशन। अच्छा बच्चों, जो जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा ना, जहां जहां से भी करूंगा ना, तुम लोग ये जो कोर्स मैंने क्रिएट किया है ना CA फास्ट ट्रैक रिवीजन का, उसमें एक अनाउंसमेंट या नोटिस बोर्ड करके होगा, एक हेडिंग, जैसे लाइव रिकॉर्डिंग्स कंटेंट्स होता है वैसे एक नोटिस बोर्ड या फिर अनाउंसमेंट करके एक हेडिंग होगा, उसको क्लिक करोगे ना तो वहां पे तुमको PDF मिल जाएगा। वहां पे PDF अपलोडेड है, तो मैंने ये पेपर का PDF अपलोड कर दिया है, तो तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट निकाल सकते हो। सो 34,200 minus 34,200, so after depreciation 27,360, 27,360 ये लो। सो मैंने डेप्रीसिएशन भी ट्रायल बैलेंस में ही लिख लिया। अब दो स्टॉक है मेरे पास, इन्वेंट्री P
$5520, inventory Q $1035, credit balance, इनकम्स, क्रेडिटर्स और एचओ अकाउंट ये सब डॉलर्स में है. नाउ फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड और बोला यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ इट विल रिफ्लेक्ट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस इफ यूएसए ब्रांच इज क्लासिफाइड एज एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन. इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, तो मैंने अभी बात इंटीग्रल की थी, मैंने नॉन इंटीग्रल की नहीं की थी. नॉन इंटीग्रल में दो ही चेंज आता है. एक तो फिक्स्ड एसेट्स को हम क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करते हैं जब रुपीस में कन्वर्जन होता है, और दूसरा डिफरेंस को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हैं. फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व्स, फ्लक्चुएशन नहीं, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हैं. और यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो एक्सचेंज गेन और लॉस होगा इंटीग्रल में. बस इतना सा ही चेंज था. चलो रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स, तुम लोग एडजस्टमेंट नंबर 5 जो है ना वो स्टॉक का है, जो मैं बात कर रहा था ना स्टॉक की. बाकी तो सब बहुत सिंपल है, बाकी तो सब रेट्स ही दे रखी है. एवरेज रेट इज 56. फिक्स्ड एसेट्स परचेज की थी उस दिन की स्पॉट रेट है 55. ये फिक्स्ड एसेट्स और डिप्रिसिएशन दोनों पे अप्लाई होगी. करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज पे क्लोजिंग रेट, और स्टॉक हम लोग समझ लेंगे. एडजस्टमेंट नंबर 4 और एडजस्टमेंट नंबर 5 ये दोनों स्टॉक से डील करता है. और एचओ के बुक्स में ब्रांच अकाउंट देख लो, रुपीज में दे दिया है, रुपीज में दे दिया, ये यहां से ले लेंगे. हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं फिर इससे डील करेंगे. ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं फिर इससे डील करेंगे. वैसे ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 का है. दिस इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6C हम लोग कर रहे हैं. हाँ क्वेश्चन नंबर 6C है ये. क्वेश्चन नंबर 6C, ट्रायल बैलेंस ऑफ न्यूयॉर्क ब्रांच इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन. इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन टेक 2 लाइन्स फॉर पर्टिकुलर्स. और पहले हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज का नाम लिख लेते हैं, फिर हम लोग 4 कॉलम्स बनाते हैं. सबको याद होगा 4 कॉलम्स बनाते हैं. अगर तुम लोग सब प्रिपेयर करके आए हो तो तुमको याद होना ही चाहिए. हम लोग 4 कॉलम्स बनाते हैं इसमें. चलो लिखेंगे. नंबर 1, एक्सपेंसेस, नंबर 2 कैश बैंक डेटर्स फिक्स्ड एसेट्स, कैश बैंक डेटर्स फिक्स्ड एसेट्स के साथ उसी के नीचे डेप्रिसिएशन भी लिखोगे. फिक्स्ड एसेट्स एंड नंबर 5 इज डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन के बाद ये दोनों स्टॉक आइटम लिख दो. स्टॉक ऑफ पी एंड स्टॉक ऑफ क्यू. स्टॉक ऑफ पी सो दो प्रोडक्ट है पी एंड क्यू. हाँ फिर उसके बाद
income, creditor and HO account. Incomes, creditors, HO अकाउंट. एक लाइन खाली रख दो, क्योंकि वो जो डिफरेंस आएगा ना, ट्रायल बैलेंस टैली थोड़ी होती है, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, उसको एक्सचेंज गेन और लॉस ट्रीट करेंगे. एंड माय स्टूडेंट्स दे नो वेरी वेल. टोटल 4 कॉलम्स बनाते हैं हम लोग. We prepare 4 columns. Basis, exchange rates, amount in rupees, debit and credit. Amount in rupees, debit and credit. इन रुपीज डेबिट एंड क्रेडिट. जब आप मल्टीपल टॉपिक्स करते हो तभी तो प्रिपेयर होते हो सब्जेक्ट के लिए, नहीं तो कैसे प्रिपेयर होगे. एक एक टॉपिक तो करते रहो लास्ट डे तक, फिर एग्जाम के दिन जब एक साथ आ जाते हो तो तकलीफ में आ जाते हो. एक्सपेंसेस एवरीवन नोस. एवरेज रेट, कैश बैंक, क्लोजिंग रेट. मेरे को नहीं लगता मेरे किसी भी स्टूडेंट्स को इनमें कोई तकलीफ है. फिक्स्ड एसेट्स इज हिस्टोरिकल रेट. ये दोनों का दोनों, फिक्स्ड एसेट्स और डेप्रिसिएशन दोनों ही हिस्टोरिकल रेट. जो लास्ट क्वेश्चन कराया था ना, सिडनी ब्रांच, उसमें डेप्रिसिएशन था और हिस्टोरिकल रेट अप्लाई किया था. स्टॉक ऑफ पी और क्यू के लिए एडजस्टमेंट है, बाद में देखेंगे. दिस इज एवरेज रेट. क्रेडिटर्स इज क्लोजिंग रेट. और ये तो हम लोग एक्चुअल अमाउंट ले लेंगे फ्रॉम एचओ बुक्स. एक्चुअल अमाउंट इन रुपीज, एक्चुअल अमाउंट इन रुपीज फ्रॉम एचओ बुक्स. अभी ले लो ना, एक्चुअल अमाउंट इन रुपीज फ्रॉम एचओ बुक्स. ये तो अभी ले लेते हैं. ये देखो, ये रहा, यहां पे दिया है ब्रांच कंट्रोल अकाउंट एज पर एचओ बुक्स 2,66,265. 2,66,265. 2,66,265. ठीक है ना. चलो रेट्स लिखते जाओ, फटाफट रेट्स लिखते जाओ. एवरेज रेट है 56. एवरेज रेट इज 56. एवरेज रेट इज 56. दो जगह पे चाहिए. रिगार्डिंग क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट है 58. ये रहा क्लोजिंग रेट 58 और फिक्स्ड एसेट्स का 55 है. क्लोजिंग रेट इज 58 एंड फिक्स्ड एसेट्स और डेप्रीसिएशन दोनों के लिए रेट है 55. और एक क्लोजिंग रेट है नीचे, क्रेडिटर्स 58. चलो स्टॉक से बाद में डील करेंगे, पहले ये दो आइटम्स, ये जो जो आइटम्स हमने लिख लिए ना, पहले उनको कंप्लीट करते हैं. पहले उनको कंप्लीट करते हैं. मेरे पास एक्सपेंसेस कितना है? 1,03,095 into my rate is 56. My rate is 56. बच्चों कैलकुलेट करो, फटाफट कैलकुलेट करो. ऑल ऑफ यू कैलकुलेट.
और चेक करके बताओ सबको सेम अमाउंट आता है क्या? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरी वन. यू शुड जस्ट नॉट कॉपी. अरे तुम्हारे पास साथ में ये होना चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए. आई वॉन्ट जस्ट चेक योर आंसर. पहला आंसर मैंने वर्कआउट किया, इसके आगे मेरे को तुम्हारे आंसर्स चाहिए. 57,73,320. 57,73,320. 73,320. हाँ, फिर उसके बाद कैश बैंक. रिगार्डिंग कैश बैंक 2175 into 58. 1,26,150. 1,26,150. Next is debtors. 7,365 into 58. 4,27,170. Fixed assets 27,360 into 55. 15,04,800 और उसका डेप्रीसिएशन है 6,840 into 55. 3,76,200 3,76,200. यस बच्चों, क्रॉस चेक करते जाना. फिर उसके बाद इन्वेंट्री को मैंने पेंडिंग रखा हुआ है 1,32,000 into 56. 73,92,000 credit. Creditors 15,570 into closing rate of 58. 9,03,060. 9,03,060. हाँ, रिगार्डिंग स्टॉक. अभी स्टॉक से डील करेंगे. यहां पे लिखो वर्किंग नोट्स. जो बच्चे डर गए ना, वो स्टॉक कैलकुलेशन में ही डर गए. पहला स्टॉक पी $5,520 दिया एंड ऑफ द ईयर में. और यहां पे बोला हुआ है स्टॉक पी इज वैल्यूड एट 5520. वैल्यूड एट कॉस्ट. ये कॉस्ट पे वैल्यू किया है. $5,520 उसका कॉस्ट ही है. इट वॉज परचेज व्हेन द एक्सचेंज रेट वॉज 56.50. सो स्टॉक पी dollars into rate is equal to amount in rupees. मेरे को कॉस्ट दे रखा है उन लोग ने. $5,520 में परचेज किया था. जिस दिन परचेज किया था 56.50 था. $5,520 into 56.5
3,11,880. The present net value, the present net realizable value रुपीज में दे दिया 2,85,000. सो एंड ऑफ द ईयर में एनआरवी रुपीज में दे रखा है 2,85,000. और एंड ऑफ द ईयर की रेट है ना 58 चल रही है, क्लोजिंग रेट चल रही है 58. देख लो क्लोजिंग रेट ये रहा 58 दिया है ना क्लोजिंग रेट. सो डॉलर्स भी निकाल लेते 2,85,000. 4913.79. सो विच एवर इज लोअर तो यही हुआ ना, विच एवर इज लोअर तो यही हुआ 2,85,000. 2,85,000. सो लिख दो यहां पे स्टॉक पी, स्टॉक पी यहां पे लिख दो तुम वर्किंग नोट नंबर 1. ये नया एडजस्टमेंट है, हमने ब्रांच अकाउंट में हमको ऐसी इंफॉर्मेशन कभी दी नहीं थी, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 तो यही बोलता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. और एक स्टॉक है अपने पास स्टॉक क्यू, उसका भी कॉस्ट और एनआरवी चाहिए मेरे को. कॉस्ट और एनआरवी. स्टॉक क्यू इज कैरीड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 1035, लेकिन उसका कॉस्ट इन डॉलर्स है 1065. देख लो एनआरवी इन डॉलर्स एंड कॉस्ट इन डॉलर्स. कॉस्ट इन डॉलर्स है 1065 और एनआरवी इन डॉलर है 1035. मेरे को दे रखा है एनआरवी इन डॉलर्स. अरे एंड ऑफ द ईयर की रेट तो 58 चल रही है, लेकिन जिस दिन परचेज किया था उस दिन क्या रेट में परचेज किया था? इट वॉज परचेज व्हेन द एक्सचेंज रेट वॉज 53. जिस दिन परचेज किया था अगर उस दिन रुपीज में निकालूं तो 53 है. सो 1065 इंटू 53, 56,445. और एंड ऑफ द ईयर में तो क्लोजिंग रेट ही होगा 1035 इंटू 58, 60,030. 60,030. अरे 60,030. तो दोनों में से लोअर तो यही हुआ ना 56,445. विच एवर इज लोअर ही तो लेना है, विच एवर इज लोअर. सो 56,445. 56,445. दिस इज फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 2 एज पर AS2. एज पर AS2 कॉस्ट इन डॉलर्स इंटू उस दिन की स्पॉट रेट, एनआरवी इन डॉलर्स इंटू क्लोजिंग रेट, दोनों में से जो रुपीज में लोअर अमाउंट होगा वो लूंगा मैं. इंडियन करेंसी में विच एवर इज लोअर तो 56,445. मेरे को ये इंफॉर्मेशन दी होगी कॉस्ट इन डॉलर्स उस दिन की स्पॉट रेट, एनआरवी इन डॉलर्स और वो क्लोजिंग रेट उस दिन की स्पॉट रेट का मतलब है क्लोजिंग रेट. हम लोग ने हमारे बुक्स में जो किया है ना, हमको इंफॉर्मेशन जो नहीं दी होती थी तो हम तो यही करते थे. हमको जो डॉलर्स दिया होता था हम इंटू क्लोजिंग रेट अप्लाई कर लेते थे, क्लोजिंग रेट अप्लाई कर लेते थे और कुछ नहीं. तो हम यही मानते थे एनआरवी इज लोअर देन कॉस्ट.
हम लोग हमेशा यही मानते थे एनआरवी इज लोअर देन कॉस्ट, क्योंकि मेरे को इसके आगे की इंफॉर्मेशन ही नहीं होती थी। अब ये प्रॉब्लम में है तो कोई डिफिकल्ट थोड़ी है। कॉस्ट डॉलर्स इंटू स्पॉट रेट, एनआरवी का डॉलर्स इंटू क्लोजिंग रेट, विच एवर इज लोअर। कहां डिफिकल्ट है ये? AS2 ही तो अप्लाई किया है। चलो बच्चों, सब हो गया। अभी क्लोज करेंगे और देख लेते क्या डिफरेंस आता है। क्लोज करके डिफरेंस देख लेते क्या डिफरेंस आता है। 73,92,000 क्रेडिट साइड, प्लस 9,03,660 and plus 266, 265, 85, 61, 925, क्रेडिट ही ज्यादा है क्या? किसी ने तो आंसर निकाला है, इसलिए पूछ रहा हूं। क्रेडिट ही ज्यादा है, डेबिट साइड बोल रहा है। अच्छा, दो जन ने निकाल लिया। माइनस 57,73,320 माइनस 126,150 माइनस 427,170 माइनस 15,04,800 माइनस 376,200 and minus 2,85,000. Minus 56,445. क्यों मेरे को 12,840 क्यों आ गया? 12,840 क्यों आया? फिगर्स राइट है क्या सब? 73,92,000 क्रेडिट, 9,03,060 266, 265 57, 73, 320 126, 150 427, 170 15,04,800 376, 200 2,85,000 56,445। ये लो आ गया 12,240। सो तुम्हारा मेरा बैलेंस मैच हो गया। दिस इज एक्सचेंज लॉस। एक्सचेंज लॉस 12,240 का एक्सचेंज लॉस। ठीक है ना? 325 है, मैंने 925 लिख रखा है। ठीक है, डन। देख लो, करे तो तीन ही क्वेश्चन, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ था। अच्छा खासा रिकैप हो गया, बहुत अच्छे से रिकैप हो गया। मैं आज का भी लेक्चर शॉर्ट रखूंगा, मैं अगले लेक्चर से डेफिनेटली अब ये लेक्चर्स को इंक्रीज कर दूंगा। बट अभी नेक्स्ट लेक्चर के लिए तुमको क्या प्रिपेयर करना है वो बता देता हूँ। एक तो मैं तुम लोगों को ये वाला 6B कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में,
दैट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट्स, पास्ट प्रॉफिट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और दूसरा अब तुमको जो प्रिपेयर करके रखना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, ये दो टॉपिक प्रिपेयर करके रख लेना। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 4 है अमालगमेशन पे, यही मत प्रिपेयर कर लेना, टॉपिक प्रिपेयर करना है। और साथ में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी आया हुआ है प्रॉब्लम में, एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो तुम अभी अगले क्लास में सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स कराऊंगा, फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कराऊंगा, और फिर अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। अब ये बड़ा होने वाला है, अगला लेक्चर लेंदी होने वाला है, बट उसके पहले लग जाओ काम पे। और मैंने बोला है मॉर्निंग का टाइम स्टार्ट प्रिपेयरिंग लॉ, मॉर्निंग 7 से लेके 12 तक डेली बेसिस पे मॉड्यूल से लॉ, मॉड्यूल इज द बेस्ट सोर्स, चैप्टर वाइज मॉड्यूल से लॉ प्रिपेयर करते जाओ, पीछे टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज कंप्लीट करो, ये मंथ एंड तक 31 अगस्त तक चालू रखो, देखो कितना होता है, फिर हम लोग रिव्यू करेंगे। और एक बार लॉ वहां से कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद में पास्ट पेपर्स चालू कर देने का, बस हो गया। इतना प्रिपेयर कर ले तो यू विल बी 60 प्लस इन लॉ। बहुत ज्यादा मगजमारी करने को मत जाओ। और तुम्हारे मॉक टेस्ट पेपर मैं ले लूंगा, अभी वीकली टेस्ट तो होंगे ही, और लास्ट में 100 मार्क्स के भी ले लूंगा, काफी टाइम है अभी अपने पास। नेक्स्ट वीक का जो टेस्ट होगा वो मैं तुमको नोटिस में डाल दूंगा, टाइम टेबल में अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट वेंसडे को पेपर होएगा, नेक्स्ट वेंसडे को तुम्हारा वापस से लास्ट अकाउंट्स का पेपर होगा, रिमेनिंग टॉपिक्स उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। सो मॉर्निंग का टाइम तो तुम यूटिलाइज करोगे लॉ के लिए, और 1 बजे से लेके 7 बजे तक, उसके आगे तक जो टाइम है वो अकाउंट्स के लिए। तो अब 2 टॉपिक प्रिपेयर कर लो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। तो बाय द टाइम आई कंप्लीट दिस पेपर, तुम्हारे मैं बताता हूँ बहुत सारे टॉपिक्स रोटेशन में आ जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स रोटेशन में आ जाएंगे अकाउंट्स में। मतलब एक साथ तुम बहुत सारे टॉपिक्स कर पाओगे। अभी आज ही हमने कितने टॉपिक कर लिए, हमने बोरिंग कॉस्ट कर लिया, देन इन्वेंट्री कर लिया, इन्वेंट्री के बाद में तुमने और एक टॉपिक और एक ब्रांच, फॉरेन ब्रांच एक बार रिकैप करा दिया मैंने, तो 3 टॉपिक तो रिकैप हो गए। चलो ठीक है, सो अभी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और ये ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे चलेगा। संडे का टाइमिंग थोड़ा अलग होगा, मैं बता दूंगा तुमको। बाकी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। अभी अगला लेक्चर लंबा होने वाला है, हो सकता है 9:30 के भी आगे चले जाए, हो सकता है 9:30 के भी आगे चले जाए, तो क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करूंगा। अच्छे से प्रिपेयर करना ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, पहले ओरली फिर रिटर्न, ओरली भी करोगे रिटर्न भी करोगे। अभी देखते हैं कितने लोग प्रॉब्लम सारे के सारे कर पाते, और हो जाता है। 1 बजे से लेके बैठे रहो ना रात तक, रात अपनी खाली 7 घंटा सोने का रख देना बस, बाकी सब प्रिपरेशन चालू रखो। सारे के सारे प्रॉब्लम रिटर्न प्रैक्टिस कर लो, यू विल बी थॉरली प्रिपेयर्ड, और फिर मेरे साथ ये क्वेश्चन करोगे, इजी लगेगा। ठीक है ना, चलो बाय बाय, यू ऑल कैन लीव फॉर द डे। और नेक्स्ट क्लास में अच्छे से प्रिपेयर करके आना, अच्छे से प्रिपरेशन के साथ आना। चलो दैट्स इट।